अच्छा जी, चलें अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट टाइम काफ़ी लोग जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको ज़रा थोड़ी-सी रजिस्ट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए जो है वो हम थोड़ा 10-15 मिनट लेट कर देते हैं फर्स्ट क्लास, और बाकी ये है कि होपफुली फ्यूचर क्लासेस से तो सब फ़ैमिलियर होंगे कि ये चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। अच्छा, मैं जो है वो आज की क्लास का एक शुरू का टाइम पीरियड जो है, वो कुछ डिस्कशन में गुज़ारूँगा। इसमें ऑब्वियसली आपको मैंने पेपर स्ट्रक्चर बताना है, और पेपर स्ट्रक्चर बताने के बाद मैंने आपको इसकी कोर्स आउटलाइन बतानी है। और उससे भी पहले ये कि यार ये जो आप ऑनलाइन क्लासेस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसका वर्किंग मेथड क्या है, वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो है ना, मेरी कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले आपको ऑल इज वेल के लिए तीन चीजों का होना आपके सामने जरूरी है। एक, आपको हमारा व्हाइट बोर्ड नजर आना जरूरी है जिसपे ACCA P4/AFM लिखा हुआ है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड पे सारा जाहिर सी बात है काम होगा, तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, आपको मेरी वीडियो नजर आना जरूरी है कि मैं आपको नजर आ रहा हूँ बात करते हुए, ठीक है। और नंबर थ्री, आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली आनी चाहिए, सही। अगर आपके पास ये तीनों चीजें आ रही हैं, दैट मीन्स आपका काम बिल्कुल परफेक्टली ऑपरेट कर रहा है, सही है। माय वॉइस, मेरी वीडियो, और साथ ही साथ ये व्हाइट बोर्ड जिसपे ACCA P4 AFM लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास ये नहीं आ रहा, तो वो मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, तो मैं उसका इशू रिजॉल्व करूं। बाकी अगर सब कुछ सही है तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बताऊं आपको मैं कि ये सॉफ्टवेयर की वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है। देखिए, ये दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, गो टू वेबिनार, जिसमें एक बिल्कुल आपको भी खैर पहली क्लास लेके अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल एक रियल क्लास फील आती है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि आपके आसपास में कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ है, बाकी तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बिल्कुल सेम चल रहा है, सही। अच्छा, हमारा ये 100+ आवर्स का कोर्स है, तकरीबन 40-41 लेक्चर्स हैं ये, 2.5-3 आवर्स ईच के, जिसके थ्रू आपका ये कोर्स खत्म होगा। 60 to 70% पास पेपर्स प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन में, सही। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जाहिर सी बात है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मांगता है, जो आप अभी आज की क्लास लेके अंदाजा लगा भी लेंगे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको दिमाग है कि नहीं। अच्छा, इसमें आपको ये जो नजर आ रहे हैं ना, क्वेश्चंस, हैंडआउट्स, चैट, ये सारे फीचर्स हमने इसमें डिसेबल किए हुए। क्वेश्चंस का फीचर, हैंडआउट्स का फीचर, चैट का फीचर, आपका बात करने का फीचर, ये सब हमने जो है ना, आपस में एक दूसरे से आप बात कर सके, ये सब फीचर डिसेबल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, और हमारी जो क्लास लेक्चर की मोमेंटम है वो जरा थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, सही है। तो हाउ विल यू कम्युनिकेट विथ मी, पहले जरा कुछ बेसिक समझ लें, सही है। देखिए, आप लोगों ने जो भी अपने एडमिशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए थे ना, वो सब इसके अंदर व्हाट्सएप सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिए गए, सही है। आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है क्लास के दौरान, आप इधर से नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन वगैरह से, आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो एक टेक्स्ट करेंगे, मैं क्लास रोक के इमीडिएटली आपको रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे जो है वो एक वॉइस नोट भेजेंगे। आपको अगर अपना क्वेश्चन वर्बली कम्युनिकेट करना है मुझसे, मैं आपको इमीडिएटली उसका जवाब दूंगा, ठीक है। या तो आप मुझे टेक्स्ट करें व्हाट्सएप पे, या आप मुझे जो है वो वॉइस नोट भेजें, ठीक है। दोनों सूरतों में मैं आपको जवाब फौरन दे दूंगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि आपको तमाम हैंडआउट्स, तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्लास नोट्स भी इधर से नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप पे ही रिसीव होंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप पे जरूरी है कि आप सबने मुझे ऐड किया, वो मेरा नंबर सेव किया वो। अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ, तो आपके पास वो हैंडआउट, वो क्लास नोट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये भी बड़ी जरूरी चीज है, नंबर वन, ठीक है। तो आप लोगों को हैंडआउट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रिसीव होंगे, नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रिसीव होंगे, और आपको अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है, क्वेश्चन पूछने हैं, तो भी आप वॉइस नोट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू मुझसे जो है वो कम्युनिकेट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि अभी जैसे मैंने देखा कि दो लोगों ने अभी ज्वाइन की क्लास, तो ये जाहिर है एक नॉर्मल फीचर है, आप फिजिकल क्लासेस में भी लेट हो जाते हैं, आप कभी एब्सेंट हो जाते हैं, कभी कोई मसला होता है। देखिए, वहां पे जो है ना, वो बिल्कुल भी अगर आपने कोई चीज मिस कर दी ना, तो उसको रीजेनरेट करने का कोई तरीकेकार नहीं है, जो चीज गई वो गई, ठीक है। एक सेकंड जरा प्लीज होल्ड ऑन, एक क्वेश्चन आया।
अच्छा जी, तो खैर स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी में। अच्छा, मैं कह रहा था बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपने क्लास लेट ली, क्लास आपने मिस कर दी, एब्सेंट हो गए, तो देखिए फिजिकल क्लासेस में कोई बैकअप नहीं है उसका, इधर ऑटोमेटिकली तो नहीं, लेकिन अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है या आप किसी क्लास में लेट हो गए, आपने कोई क्लास मिस कर दी है या आप किसी क्लास में लेट हो गए हैं या आपको कोई टॉपिक अनक्लियर है, आपको क्लास के 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्लास की ऑन रिक्वेस्ट। यानी कि आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा कि आई नीड रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास, मैम ने मिस कर दी थी क्लास या वॉट एवर द रीजन में बी, सही है। आप लोगों को क्लास के 2 आवर्स बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, जब तक आप एग्जाम डेट तक देखना चाहें ना, मल्टीपल टाइम्स उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई लेक्चर मिस हो। अब इससे आप जरा एक अंदाजा लगाएं। आपको पता है ऑनलाइन बैचेस के अंदर है ना, 50% 60% कोर्स खत्म हो जाते हैं ना, तब भी स्टूडेंट एडमिट होते हैं। उसमें तो कभी नहीं पॉसिबल है फिजिकल बैचेस में। आप में से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि यार 60% कोर्स मिस हो गया, मैं फिर भी कोर्स ज्वाइन करूं। इसमें तो 60% के बाद भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि तमाम क्लासेस आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये इसका ऑपरेशनल तरीकेकार है, सही। अच्छा, अब हम जरा आपको PAFM का पेपर पैटर्न जरा कम्युनिकेट कर दें कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न। ठीक है, देखें ये जो P4 या AFM है, ये बेसिकली स्टैंड करता है फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड करता है नॉलेज फ्रॉम F9, जिसको आपने सुना होगा विद द नेम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, F9 आप सबने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये उसी की एडवांस फॉर्म है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक्स भी बिल्कुल F9 और P4 के सेम है, बस हर टॉपिक के आगे ना एडवांस की टर्म लग जाएगी। ठीक है, टॉपिक्स भी बिल्कुल सेम है, तो आपने F9 में टॉपिक्स पढ़े ना, सारे टॉपिक्स आपको भी मिलेंगे। बस क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे एडवांस की टर्म लग गई है ना, तो हर टॉपिक के आगे भी एडवांस की टर्म लग जाएगी। ठीक है, हर टॉपिक के आगे आपके एडवांस की टर्म लग जाएगी। ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सही। पेपर पैटर्न क्या है? 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की वर्थ है 50 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की वर्थ है 25 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका बना, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, तमाम क्वेश्चंस कंपलसरी क्वेश्चंस है। ठीक है जी, ये सबसे पहली बेसिक बुनियादी बात है कि P4 का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, अच्छा, पेपर पैटर्न लिखने के बाद आप लोग चाहें तो पेपर पैटर्न को कॉपी भी कर लें, सही है। पेपर पैटर्न के बाद मैं आपको जरा इसकी बताऊं कोर्स आउटलाइन क्या है, और फिर उस कोर्स आउटलाइन को मैं जरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी करता हूं।
अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया P4 के अंदर या AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपके पास दो तीन इश्यूज हैं जिनको आपने एड्रेस करना है। इश्यू नंबर 1 ये है भाई कि आपको मैंने पेपर आउटलाइन बता दी कि किस तरीके से जो है वो पेपर होगा। 50 मार्क्स का वन क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड एंड 25 मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बात है। सारे कंपलसरी हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज F9 से बिल्डअप हो रही है। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, P4 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सारे वही टॉपिक्स थे, बस एडवांस लेवल पे भी मैं आपको उसको डिटेल में ब्रीफ कर रहा हूँ किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है। देखें, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल मैं फोन के साथ जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड हूँ। सही है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो कुछ हो, मैं इमीडिएटली आपको एड्रेस कर दूंगा। सही, तो अब जरा मैं बात करता हूँ कोर्स आउटलाइन पे। देखिए, P4 का सिलेबस कोर्स आउटलाइन में ना दो एरियाज हैं। एक है कोर एरियाज। कोर एरियाज वो हैं जो पेपर का 75% से 80% फॉर्मुलेट करेंगे। ये 5 कोर एरियाज जो लेफ्ट साइड पर रखे। राइट साइड पे भी कुछ टॉपिक्स हैं बट दे आर कंसिडर्ड नॉन कोर एरियाज। ठीक है जी। इतना ज्यादा इनका वेटेज नहीं है लेकिन भाई सिलेबस का पार्ट है अभी। ठीक है, एक तो कोर एरियाज हैं। कोर एरियाज बिल्कुल एक्सट्रीम एरियाज, इनको कोई बंदा छोड़ के जाने का या अंडर प्रिपेयर्ड होने का सोच भी नहीं सकता। 75-80% पेपर है। नॉन कोर एरियाज इतने ज्यादा कोई वेटेज नहीं है लेकिन स्टिल हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का एक पोर्शन फॉर्म करेंगे करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कोर्स आउटलाइन के कोर एरियाज में। एडवांस्ड वैक। वैक क्या था बेटा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडवांस वैक। वैक क्या था भाई? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है। आप सब ने, जरा गौर से सुनिएगा बात है, आप सब ने F9 के अंदर जो है ना वैक पढ़ा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, आपने जो वैक पढ़ा है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो था, याद है उसका लेवल क्या था? किस तरीके से हम लोग जो है वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करते थे, DVM। किस तरीके से हम CAPM यूज करते थे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। किस तरीके से हम इसमें KE KD वगैरह ये तमाम चीजें निकालते थे। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है लेकिन अब जाहिर सी बात है कुछ चीजें एडवांस भी हैं भाई। अभी जैसे मैं एक बात बताऊं, आपने शायद अपने F9 लेवल पे ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा होगा, वैक में पढ़ा होगा, दो मॉडल्स। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आपने एक पढ़ा होगा और एक आपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM पढ़ा होगा। यहाँ एक और मॉडल है, मॉडिग्लियानी एंड मिलर्स मॉडल। सही है ना? तो आप देखें इसमें एडवांसमेंट आई। ठीक है, इसी तरह जो आपने KD कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ी थी उसमें कुछ एडवांसमेंट थी। तो ये है ना, असल में वैक ही चलेगा, बस थोड़ा एडवांस हो जाएगा। सही है। अच्छा, दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं क्या? एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अगेन, क्या आपने F9 में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाज ऑल अबाउट व्हाट? आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में करते क्या थे बेटा? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आप NPV निकालते थे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आप IRR निकालते थे, आप रोस निकालते थे, आप पे बैक निकालते थे। यहाँ है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही, लेकिन एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब मैं आपको जरा गाइड कर दूं सर, ये एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है, और से सुना। देखो, F9 पे हम जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम खासतौर पे NPV निकाल रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेजर पोर्शन NPV था। अभी जो NPV निकाल रहे थे ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, वो एक डोमेस्टिक NPV थी। क्या थी? डोमेस्टिक NPV थी। क्या आप थे भी पाकिस्तान में? डोमेस्टिक NPV थी। क्या आप थे भी पाकिस्तान में? सही है। और आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो भी किस में था? पाकिस्तान में। ठीक है, आप खुद पाकिस्तान में थे और आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट भी कहां था बेटा? पाकिस्तान में। सही। लेकिन अब यहां पता है क्या है? आप पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं USA में। अब ये इंटरनेशनल अप्रेजल है कि मैं पाकिस्तान में हूं, प्रोजेक्ट लगा रहा हूं USA में, तो सोचो पाकिस्तानी रुपये का और डॉलर का दो का रोल आ गया। सही है। और एडवांस है, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट USA में लगाया, मटेरियल खरीदा यूरोप से, यूरोपियन करेंसी भी आ गई बीच में। और एडवांस के लेबर ले ली चाइना से, चाइनीज वॉन भी आ गया बीच में।
तो अब आप अंदाजा लगाओ। अच्छा मुझे नहीं पता 2 करेंसीज का रोल आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ। आपने ना F9 में जो अप्रेजल पढ़ा था वो सिर्फ डोमेस्टिक अप्रेजल था। अच्छा ये ना, ये कोई खतरनाक चीज नहीं, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। F9 लेवल पे आपने जो पढ़ी थी ना चीज, F9 लेवल पे आपने पढ़ा था डोमेस्टिक अप्रेजल। क्या आप मौजूद है पाकिस्तान में और आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सिर्फ पीकेआर, यूएस में ही पैसा लगा रहे हैं सिर्फ डॉलर डॉलर। लेकिन अब आप पाकिस्तान में हो, प्रोजेक्ट यूएसए में लगा रहे हो, पाकिस्तानी रुपया भी आ गया, डॉलर भी आ गया, ठीक है ना। आपने वर्कर चाइना से मंगवा ली, चाइनीज वन भी आ गया। मटेरियल यूरोप से खरीदा, यूरोपियन यूनियन का भी रोल आ गया। तो मतलब इतनी सारी करेंसीज की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, ये बस एडवांस अप्रेजल है, ठीक है। अच्छा तीसरे पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक नया मॉडल है ब्लैक स्टोन्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। फिलहाल आप इससे समझे, बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है ब्लैक स्टोन्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल से, ठीक है। ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी क्या होती है, इस पे ये बेस कर रहा है, ठीक है, सही। अच्छा चौथा है एडवांस रिस्क मैनेजमेंट। आप सब ने अगेन इसके अंदर F9 में रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है। याद है रिस्क मैनेजमेंट क्या था? करेंसी रिस्क, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेजिंग वगैरह, सही है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट एडवांस्ड हो गया। आपने अपने F9 लेवल पे सिर्फ 2 ही टेक्निक्स पढ़ी थी, एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी और एक आपने पढ़ी थी मनी मार्केट हेजिंग। एक आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी और एक आपने पढ़ी थी मनी मार्केट हेजिंग। इधर बेटा करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी स्वैप्स, 3 चीजें। सर मैंने तो फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स जो है उधर पढ़ा था F9 में। बेटा F9 में आपने जो फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स पढ़ा था ना, वो सिर्फ थ्योरी में पढ़ा था। F9 में आपने जो फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स पढ़ा था ना, वो सिर्फ थ्योरी में पढ़ा था। यहाँ फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप सब कुछ कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व है, फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स वगैरह, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिक नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट बेसिक नहीं है कि आपने बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर दी इसकी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट एजिंग की, ठीक है। आपको फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स की भी कंप्यूटेशन डील करनी होगी, सही है। अच्छा लास्टली हमारे पास जो कोर एरिया का आखिरी टॉपिक है ना, दैट इज कॉल्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है। जो हमारे पास आखिरी टॉपिक है ना, दैट इज कॉल्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अच्छा ये मर्जर एंड एक्विजिशन पता है क्या? F9 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बिजनेस वैल्यूएशंस। ये F9 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, बिजनेस वैल्यूएशंस। नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड से वैल्यू निकालना, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड से वैल्यू निकालना, फ्री कैश फ्लो मेथड से वैल्यू निकालना, पीई रेशो से वैल्यू निकालना। जिस तरह बिजनेस वैल्यूएशंस आपने F9 में पढ़ी थी ना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वैल्यूएशंस ही है, बस एडवांस लेवल पे कुछ नए मेथड्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नॉन कोर एरियाज, नॉन कोर एरियाज में हमारे पास एक एरिया है डार्क पूल ट्रेडिंग। डार्क पूल ट्रेडिंग में अभी ज़ाहिर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट से बाहर की ट्रेडिंग को कहते हैं, ठीक है। कुछ तो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है ना, डार्क पूल ट्रेडिंग हम कहते हैं स्टॉक मार्केट से बाहर की ट्रेडिंग को, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास रेशियो एनालिसिस है। रेशियोज आपको पता है पेपर में होते हैं, रेशियोज और कमेंट्री ई फॉर्म इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रेशियोज का सवाल 2 बार आ चुका है कि आपको कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्युएट करनी है, कंपनी की परफॉर्मेंस असेस करनी है, ठीक है। अच्छा फिर एक टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन, फिर एक टॉपिक है इस्लामिक फाइनेंस। आपने इस्लामिक फाइनेंस भी F9 में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इस्लामिक फाइनेंस का भी एडवांस रोल है, ठीक है। और फाइनली एक लास्ट इश्यू है हमारे पास, जिसे हम नाम देते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स कहलाते हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स, ठीक है। तो ये टोटल आपके P4 का कोर्स है, सही है। जाहिर है हमारे पास ये 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है। टाइम शॉर्ट हो तो टीचर के पास और स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो क्लासेस कम कर ली जाए या सवालात कम कर लिए जाएं और उस शॉर्ट टाइम को कवर किया जाए। मेरे ख्याल में किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यार क्लासेस बढ़ाई जाए और सेम ड्यूरेशन के अंदर जो है ना वो सेम घंटे जो फिजिकल बैचेस को दिए जाते हैं 100+ आवर्स वो दिए जाए। तो हम दूसरी तरफ जो है वो ज्यादा जाते, सही है। पहली तरफ के मुताबिक हम नहीं जाते, ठीक है। क्लास शेड्यूल, क्लास टाइमिंग्स वगैरह ये सब हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम जरा इन तमाम एरियाज के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, ताकि आपको पता लगे ऑनलाइन क्लासेस में आप चीजों को सही तरह कैप्चर करते हो कि नहीं करते। टॉपिक नंबर 1 हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एडवांस्ड वैक। बोर्ड पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, पहले उसको कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा जी, तो हम एडवांस वैक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम जाहिर है हमें एडवांस वैक स्टार्ट करना है या एडवांस अप्रेजल स्टार्ट करना है। ये ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आपने यार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो पढ़ा हुआ है और हम आपको जो है वो एडवांस अप्रेजल जो है वो पढ़ा दें, या आपने वैक पढ़ा हुआ है तो हम आपको बस एडवांस पढ़ा दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। सही। आपको अगर एडवांस वैक स्टार्ट करना है ना, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग है ना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग ये है कि आपको अच्छी तरीके से जो है ना वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जब तक आपको वैक का मतलब नहीं पता ना, तब तक आप एडवांस वैक पढ़ सकें ये बहुत ही कोई मुश्किल बात है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक जरा क्विक रिकैप देता हूँ, डिटेल्ड रिकैप देता हूँ। वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या। देखो, वैक स्टैंड करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। और पता है हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ये फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ये दरअसल फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट होती है। सर समझ नहीं आया फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट क्या होती है? देखो, एक दुनिया का उसूल है, हर कंपनी को फाइनेंस की नीड होती है, राइट? एक दुनिया का उसूल है, हर कंपनी को जो है फाइनेंस की नीड होती है। सही। अच्छा, अब देखो, एक उसूल है दुनिया का, आप किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेज करोगे ना, किसी भी सोर्स से, कोई पार्टी आपको फाइनेंस फ्री में नहीं देगी, मुफ्त में नहीं देगी, अनलेस एंड अनटिल वो आपके कोई रिलेटिव्स ना हो या आपके कोई बहुत अच्छे जानने वाले ना हो, या बोले चलो यार इस बंदे की मदद कर दो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक उसूली बात बताऊं, आप कहीं से भी फाइनेंस रेज करोगे ना, बड़ा मुश्किल है कोई पार्टी आपको फ्री में फाइनेंस दे। हर कोई चाहता है बदले में उनको रिटर्न दिया जाए। वो रिटर्न, याद रखना, कंपनी के लिए एक आउटफ्लो है, कंपनी के लिए कॉस्ट है, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिपीट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। सर समझ नहीं आए कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस क्या होती है? देखो, कंपनी कहीं से भी फाइनेंस रेज करे ना, कोई पार्टी फ्री में फाइनेंस नहीं देती, हर पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होता है। हमें उस पार्टी को रिटर्न देना पड़ता है, तो हमारे लिए वो आउटफ्लो है, खर्चा है, कॉस्ट है, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। वैसे तो कंपनी फाइनेंस हजारों जगहों से रेस कर सकती है। आपका P4 सिलेबस ये बिलीव करता है कि कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के सिर्फ 4 ऑप्शंस। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो बेटा पता नहीं फाइनेंस रेस करने के कितने ऑप्शंस हो। मैं कह रहा हूं P4 ये बिलीव करता है कि कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज इक्विटी, ऑप्शन नंबर 2 इज डेट, ऑप्शन नंबर 3 इज बैंक लोन, ऑप्शन नंबर 4 इज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, P4 ये बिलीव करता है कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के 4 ऑप्शंस है, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर। जाहिर है आप बोलोगे सर मैंने तो पढ़ा है कि मेरे पास फाइनेंस रेस करने के और भी ऑप्शन होते हैं। सही कह रहे हो, मैं सिर्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ P4 कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू P4 कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के 4 ऑप्शन है, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट इज इक्विटी? सब जानते हैं इक्विटी का मतलब है फाइनेंस रेज हुआ है थ्रू ऑर्डिनरी शेयर। अगर ऑर्डिनरी शेयर इशू करके फाइनेंस रेज हुआ है ना, तो दिस इज इक्विटी। ठीक है, डेट का मतलब होता है आपने लोन नोट्स इशू किए और फाइनेंस रेज कर लिए। ठीक है, बैंक लोन का मतलब होता है आपने फाइनेंस रेज कर लिया बैंक से। और बेटा प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है आपने फाइनेंस रेज कर लिया थ्रू प्रेफरेंस शेयर। सबको मेरे ख्याल में इस लेवल पे ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का फर्क पता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कंपनी के पास फाइनेंस रेज करने के 4 ऑप्शन है एज पर P4। ऑप्शन नंबर 1 इज इक्विटी, ऑप्शन नंबर 2 इज डेट, ऑप्शन नंबर 3 इज बैंक लोन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कंपनी के पास फाइनेंस रेज करने के 4 ऑप्शन है, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी का मतलब है हमने फाइनेंस रेस की ऑर्डिनरी शेयर से, डेट का मतलब है हमने लोन नोट्स इशू करके फाइनेंस रेस कर लिया, बैंक लोन का मतलब है बैंक से जाके कर्जा ले लिया, और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा ले लिया। P4 में बस फाइनेंस रेस करने का ये ऑप्शन है। अब सुनो बेटा, आप इन चारों में से किसी भी सोर्स से फाइनेंस उठाओ ना, इन चारों में से किसी भी सोर्स से फाइनेंस उठाओ, देखो कोई पार्टी आपको फाइनेंस फ्री में नहीं देने की है। ये तुम चेक भी कर लेना, अभी अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। आपके पास फाइनेंस रेस करने के 4 ऑप्शन है, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। आप किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेस करो, चेक कर लेना, कोई पार्टी आपको फाइनेंस फ्री में नहीं देगी। ठीक है, कोई पार्टी आपको फाइनेंस फ्री में नहीं देगी, हर कोई बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न लेगा। चेक करना चाहते हो?
इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर, आपने फाइनेंस रेस किया ऑर्डिनरी शेयर इशू करके, क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फ्री में फाइनेंस देते हैं? नहीं बेटा, वो बदले में क्या चाहता है, हम उसको डिविडेंड दें। डिविडेंड कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कंपनी के लिए कॉस्ट है, खर्चा है। देख रहे हो, पैसा रेस करने में कॉस्ट आ रही है। आपने अगर फाइनेंस इक्विटी के थ्रू रेस किया है तो बेटा इक्विटी होल्डर्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मुफ्त में थोड़ी फाइनेंस देते हो, बदले में डिविडेंड चाहते हैं। कंपनी को वो डिविडेंड देना पड़ता है, कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है, खर्चा है। देख रहे हो, पैसा रेस करने पे खर्चा। अच्छा, अगर आपने पैसा डेट से रेस किया, लोन नोट से, क्या लोन नोट होल्डर फ्री में पैसा देते हैं? हरगिज नहीं। क्या चाहते हो बदले में? इंटरेस्ट। बेटा कंपनी के लिए वो आउटफ्लो है, कंपनी के लिए खर्चा है। देख रहे हो, पैसा रेस करने पे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सिमिलरली लेट सपोज कंपनी ने पैसा रेस किया बैंक से, क्या बैंक फ्री में पैसा देता है? हरगिज नहीं, बिल्कुल फ्री में पैसा नहीं देता। बैंक चाहता है कि बैंक को भी बदले में इंटरेस्ट मिले। बेटा कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट एक आउटफ्लो है, कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट एक कॉस्ट है। देख रहे हो, पैसा रेस करने पे कॉस्ट आ रही है। अगर कंपनी ने पैसा प्रेफरेंस शेयर से रेस किया, बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी फ्री में पैसा नहीं देता, वो भी बदले में क्या चाहता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी को वो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है। तो देख रहे हो, कंपनी के लिए वो खर्चा है, देना पड़ रहा है ना, कॉस्ट है। तो अब जरा साइड पे नोट पढ़ो, नो मैटर फ्रॉम विच एवर सोर्स अ कंपनी रेजेस फाइनेंस, कंपनी किसी भी सोर्स से पैसा रेस कर ले, इट हैज टू गिव रिटर्न टू द फाइनेंस प्रोवाइडर। इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ रहा है, डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बैंक वालों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। दिस रिटर्न इज एन आउटफ्लो और कॉस्ट फॉर द कंपनी। बेटा ये जो रिटर्न है ना, ये कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। इसी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। तो मानते हो भाई फाइनेंस रेस करने पे कॉस्ट आ रही है? मानते हो फाइनेंस रेस करने पे कॉस्ट आ रही है? बड़ा डिटेल्ड नोट दिया भाई तुम्हें। कंपनी किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेस करती है बेटा, कोई पार्टी कंपनी को फ्री में फाइनेंस नहीं देती। हर पार्टी चाहती है बदले में उसको रिटर्न मिले। इक्विटी होल्डर्स डिविडेंड चाहते हैं, बैंक वाले इंटरेस्ट चाहते हैं, डेट होल्डर्स इंटरेस्ट चाहते हैं, प्रेफरेंस होल्डर्स प्रेफरेंस डिविडेंड चाहते हैं। भाई मुझे उनको देना पड़ेगा ना, कंपनी के लिए वो एक आउटफ्लो है, कंपनी के लिए तो खर्चा है, उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट। तो आप याद रखिए, कंपनी किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेस करे, हर फाइनेंस प्रोवाइडर को कुछ ना कुछ देना है, वो मेरे लिए आउटफ्लो, मेरे लिए कॉस्ट है। इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज कंपनी ने पैसा उठाया इक्विटी के थ्रू, ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू, फ्री में पैसा नहीं देना, उन्हें क्या चाहते हैं? डिविडेंड। वो डिविडेंड कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है। पता है इस कॉस्ट को नाम क्या दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इससे डिनोट किया जाता है के से। कंपनी ने अगर पैसा इक्विटी से रेस किया है तो हमें बदले में इक्विटी होल्डर्स को क्या देना है? डिविडेंड। बेटा वो डिविडेंड कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है। इससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डिनोट किससे करते हैं? के से। अगर आपने पैसा डेट से रेस किया ना, तो आपको बदले में डेट होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ देना है, इंटरेस्ट देना है। बेटा कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट एक आउटफ्लो है, कॉस्ट है। इससे पता है क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट डिनोटेड बाय केडी। ठीक है। अगर कंपनी ने पैसा बैंक से रेस किया ना, तो बैंक भी मुफ्त में पैसा नहीं देता, इंटरेस्ट आता है। कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी के लिए वो एक कॉस्ट है। उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। डिनोटेड बाय केबी। और अगर कंपनी ने पैसा प्रेफरेंस शेयर से रेस किया ना, तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी बदले में कुछ ना कुछ देना है। कंपनी के लिए वो एक खर्चा है, कॉस्ट है, उससे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिनोटेड बाय केपी। सही है। रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरा लिखना बाद में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब बताया, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है चार सोर्सेस से, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डेट से, बैंक लोन से, प्रेफरेंस शेयर से। मैंने आपसे कहा कंपनी अगर ऑर्डिनरी शेयर से पैसा रेस करे, लोन नोट से पैसा रेस करे, बैंक लोन से पैसा रेस करे, प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस करे, इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको फ्री में फाइनेंस दे। हर पार्टी चाहती है बदले में आप उसको कुछ ना कुछ दो। आप उन पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न दोगे ना, तो बेटा वो आपके लिए आउटफ्लो है, कंपनी के लिए आउटफ्लो है, खर्चा है। उसी को कहते हैं पैसा रेस करने की कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस।
अब कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के चार ऑप्शन है, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। लेट सपोज कंपनी ने पैसा उठाया इक्विटी से, ऑर्डिनरी शेयर से, बदले में इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना है, डिविडेंड देना है। कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है, उससे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उसको हम डिनोट करते हैं के से। सिमिलरली अगर कंपनी ने पैसा उठाया डेट से, लोन नोट से, तो बदले में लोन नोट होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ देना है, इंटरेस्ट देना है। हमारे लिए आउटफ्लो है कॉस्ट, से हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, केडी से डिनोट करते हैं। बैंक को जो रिटर्न दिया जा रहा है इंटरेस्ट, वो भी हमारे लिए कॉस्ट है, उसे कॉस्ट ऑफ बैंक लोन के भी कहते हैं। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेयर करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड देना है, वो भी हमारे लिए आउटफ्लो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिनोटेड बाय के। तो इसका मतलब है अगर आपने इन चारों पार्टी से फाइनेंस उठाया ना, इक्विटी से, डेट से, बैंक लोन से, प्रेफरेंस शेयर से, चार पार्टी से पैसा उठाया, उन चारों पार्टीज को रिटर्न देना है। वो चारों पार्टीज को जो रिटर्न देना है वो हमारे लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है, उससे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस या राइट। अच्छा बेटा, आपको सवाल जो मिलेगा ना, सुनिएगा जरा प्लीज। आपको जो सवाल मिलेगा ना, उस सवाल की एक ही रिक्वायरमेंट होगी, फाइंड वैक। बस बेटा, आपको जो भी सवाल मिलेगा ना, उस सवाल की एक ही रिक्वायरमेंट होगी कि आप वैक ढूंढिए, ठीक है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, स्टेप सुनिएगा। सवाल जैसी आपसे कहना फाइंड वैक, आपको सबसे पहले रेफर करना होगा बैलेंस शीट में। आपको मैं कह रहा हूं, आपको जो भी सवाल मिलेगा ना बड़ा, उस सवाल की एक ही रिक्वायरमेंट होगी, फाइंड वैक, वैक निकालो। आपको जब भी सवाल कहना वैक निकालो, आप रेफर करो बैलेंस शीट में, टू सी फ्रॉम हाउ मेनी सोर्सेस कंपनी हैज रेज फाइनेंस, ये देखने के लिए पैसा उठाया कितनी जगहों से गया है। इतना मानते हो ना कि जितनी जगहों से पैसा उठाया वो सब बैलेंस शीट में आ जाएगा? भाई जितनी जगहों से पैसा उठाते हो वो सब बैलेंस शीट में आ जाते कि नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाते। इक्विटी नजर नहीं आ रही थी तुम्हें बैलेंस शीट में, डेट नहीं नजर आ रहा होता, बैंक लोन नहीं नजर आ रहा होता, क्यों नजर आ रहा होता भाई? क्योंकि इतने सोर्सेस से पैसा उठाया, ठीक है ना। तो याद रखो, आपको सवाल की तो रिक्वायरमेंट ही फिक्स्ड है, फाइंड वैक। सवाल आपसे कहना वैक निकालो, फौरन बैलेंस शीट में चले जाओ और बैलेंस शीट में जाके ये देखो कि कंपनी ने फाइनेंस उठाया कितनी जगहों से। अच्छा, अब लेट सपोज बैलेंस शीट देख के तुम्हें पता लगता है कंपनी ने पैसा दो जगहों से उठाया, इक्विटी डेट वैक की क्वेश्चन बना लो। बेटा जब दो जगहों से पैसा उठाया इक्विटी डेट, तो कितनी पार्टीज को रिटर्न देना होगा? दो पार्टीज को। दो कॉस्ट बेयर करनी होंगी, एक इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना होगा, कौन सी कॉस्ट आएगी? के। एक डेट होल्डर्स को रिटर्न देना होगा, कौन सी कॉस्ट आएगी? केडी। वैक की क्वेश्चन हो जाएगी के प्लस केडी। भाई तुम बैलेंस शीट देखते हो, पता चलता है कंपनी ने दो जगहों से पैसा उठाया, इक्विटी डेट, तो भाई दो पार्टीज को रिटर्न देना होगा ना, दो कॉस्ट आएंगी, एक इक्विटी होल्डर्स को देना है के, एक डेट होल्डर्स को देना है केडी, ठीक है। लेट सपोज तुमने बैलेंस शीट देखी वैक निकालने के लिए, और बैलेंस शीट देख के पता लगा कंपनी ने पैसा तीन जगहों से उठाया, इक्विटी डेट बैंक लोन। बेटा जब कंपनी ने पैसा तीन जगहों से उठाया, इक्विटी डेट बैंक लोन, तब वो कितनी पार्टीज को रिटर्न देगी? तीन पार्टीज को। तीन कॉस्ट आएंगी, एक इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना होगा के, एक डेट होल्डर्स को रिटर्न देना होगा, दूसरी कॉस्ट आएगी केडी, एक बैंक वालों को रिटर्न देना होगा, तीसरी कॉस्ट आएगी केबी। वैक की क्वेश्चन हो जाएगी के प्लस केडी प्लस केबी। और पता है P4 लेवल का मैक्सिमम सवाल किया, P4 लेवल का मैक्सिमम सवाल किया, ठीक है। आपने बैलेंस शीट देखी और बैलेंस शीट देख के आपको पता लगा कि कंपनी ने फाइनेंस उठाए चार जगहों से, इससे ज्यादा तो ही नहीं सकती ना। इक्विटी डेट बैंक लोन प्रेफरेंस शेयर, चारों जगहों से पैसा उठाया बेटा, तो चार जगहों से पैसा उठाया तो चार पार्टीज को रिटर्न देना है, चार कॉस्ट आएंगी, एक इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना है के, एक डेट वालों को रिटर्न देना है केडी, एक बैंक वालों को रिटर्न देना है केबी, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना है केपी। वैक की क्वेश्चन हो जाएगी केई प्लस केडी प्लस केबी प्लस केपी। सवाल तुमसे एक ही बात पूछेगा, वैक निकालो। पहला स्टेप, वैक के लिए बैलेंस शीट चले जाओ। बैलेंस शीट में देखो सही, तो वैक मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस मांग रहा है, तो देखो तो सही फाइनेंस उठाया कितनी जगहों से। लेट सपोज फाइनेंस दो जगहों से उठाया, इक्विटी डेट,
तो भाई दो पार्टीज को रिटर्न देना है, इक्विटी होल्डर्स को, डेट होल्डर्स को, दो कॉस्ट आनी है, के इक्विटी होल्डर्स पे, केडी डेट होल्डर्स पे। वैक इक्वेशन के प्लस केडी। तुमसे वैक मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस मांग रहा है। बैलेंस शीट में देखो फाइनेंस उठाया कितनी जगहों से बेटा, अगर तीन जगहों से उठाया है इक्विटी डेट बैंक लोन, तो तीन पार्टीज को रिटर्न देना है, तीन कॉस्ट आएंगी। एक इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना है, कौन सी कॉस्ट आएगी, के। एक डेट होल्डर्स को रिटर्न देना है, केडी। एक बैंक वालों को रिटर्न देना है, केबी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस में तीन कॉस्ट आएंगी। और बहुत हुआ ना तो वैक निकालना है। बैलेंस शीट देखो, पता चला पैसा चारों जगहों से उठाया है बेटे। जब चारों जगहों से पैसा उठाया है तो चार पार्टीज को रिटर्न देना है, चार कॉस्ट आएंगी, केई, केडी, केबी, केपी। क्योंकि इक्विटी होल्डर्स को भी देना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेयर करनी है। डेट होल्डर्स को भी देना है, कॉस्ट ऑफ डेट बेयर करनी है। बैंक वालों को भी देना है, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। और प्रेफरेंशियल होल्डर्स को भी देना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। वैक केई, केडी, केबी, केपी, चार कॉस्ट से मिलकर बन जाएगा। ये जरा कॉपी कर लो। अच्छा जी, तो मैंने अभी तक जो बातें की हैं जरा क्विकली उनको देख लें। हमने वैक स्टार्ट किया। वैक कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस को। सर ये समझ नहीं आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस होती क्या है? देखो, कंपनी को कहीं से भी फाइनेंस रेज करना होता है ना, कोई फाइनेंस प्रोवाइडर फ्री में पैसा नहीं देता, हर किसी को कुछ ना कुछ देना है, वो मेरे लिए कॉस्ट है। सर समझ नहीं आई बात। मैंने कहा P4 ये बिलीव करता है, AFM ये बिलीव करता है कि कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के हैं चार ऑप्शंस। वो चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं बेटा? इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंशियल। ये चार ऑप्शन है फाइनेंस रेस करने के, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंशियल। हम इन चारों में से किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेस करेंगे ना, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी, लोन नोट्स, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंशियल, किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेस करेंगे ना, कोई भी फ्री में फाइनेंस नहीं देता, हर कोई कहता है कुछ ना कुछ दो मुझे। हमें उनको जो रिटर्न देना है ना, वो हमारे लिए आउटफ्लो है, हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए कॉस्ट है। चेक कर लें। ऑर्डिनरी शेयर से पैसा उठाते हैं, इक्विटी से पैसा उठाते हैं, तो इक्विटी होल्डर्स कुछ ना कुछ मांगते हैं, डिविडेंड मांगते हैं, कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है। देख रहे हो पैसा रेस करने की कॉस्ट। डेट से, लोन नोट से पैसा रेस करते हैं, मुफ्त में थोड़ी पैसा देते हैं, वो इंटरेस्ट मांगते हैं, कंपनी के लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है। देख रहे हो पैसा रेस करने की कॉस्ट। बैंक से पैसा रेस किया, बैंक फ्री में थोड़ी फाइनेंस दे रहा है, बदले में कुछ ना कुछ देना है बैंक को, हमारे लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है। और अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस किया तो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ देना है, हमारे लिए आउटफ्लो है, हमारे लिए कॉस्ट है। देख रहे हो पैसा रेस करने की कॉस्ट। तो पता चला किसी भी सोर्स से पैसा रेस करेंगे ना, कुछ ना कुछ देना है, वो हमारे लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है। अगर पैसा इक्विटी से रेस किया तो इक्विटी होल्डर्स को कुछ ना कुछ देना है, हमारे लिए वो आउटफ्लो है, हमारे लिए वो कॉस्ट है। इसे नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डिनोटेड बाय के। इसी तरह अगर हमने पैसा डेट से रेस किया है तो बदले में हमें
डेट वालों को भी कुछ ना कुछ देना है। हमारे लिए वो आउटफ्लो है, कॉस्ट है, उससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अगर आपने इक्विटी से पैसे रेस किया है तो आपको इक्विटी वालों को कुछ ना कुछ देना है, वो आपके लिए आउटफ्लो है, वो आपके लिए कॉस्ट है। ठीक है जी। अगर आपने इक्विटी से पैसा रेस किया तो बदले में आपको इक्विटी होल्डर्स को कुछ ना कुछ देना है, वो आपके लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है, उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। कि डेट से पैसा रेस किया तो डेट वालों को कुछ ना कुछ देना है, वो आउटफ्लो है, कॉस्ट है, उसे कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। बैंक से पैसा रेस किया तो आपको बैंक वालों को कुछ ना कुछ देना है, इंटरेस्ट देना है, वो आपके लिए आउटफ्लो है, कॉस्ट है, उससे हम कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कहते हैं। ठीक है, के भी। और अगर हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस किया ना तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ देना है, हम उसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी कहते हैं। तो इसका मतलब है पी4 पे मैक्सिमम 4 कॉस्ट आ सकती हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। आपको सवाल कहेगा भाई आप वैक निकालो, आपसे सवाल कहेगा वैक निकालो। वैक निकालने के लिए ना बैलेंस शीट देखो, वैक निकालने के लिए बैलेंस शीट देखो। ठीक है, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देख के तुम्हें पता लगेगा पैसा उठाया कितनी जगहों से गया। लेट सपोज आपने पैसा उठाया 3 जगहों से, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, तो भाई आपको 3 पार्टीज को रिटर्न देना है, 3 कॉस्ट आनी। इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना है के, डेट वालों को रिटर्न देना है केडी, और बैंक वालों को रिटर्न देना है केबी। वैक की क्वेश्चन होगी केई प्लस केडी प्लस केबी। लेट सपोज आपको वैक निकालने को कहा गया, आपने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट देख के पता लगा कंपनी ने पैसा 3 जगहों से उठाया है, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा जब इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया तो 3 पार्टीज को रिटर्न देना है, 3 कॉस्ट आएंगी, केई, केडी, केपी। बैलेंस शीट देखी, फाइनेंस 2 जगहों से उठाया है, इक्विटी और डेट, तो अब 2 पार्टीज को रिटर्न देना है, 2 कॉस्ट आएंगी, इक्विटी होल्डर्स को केई, डेट होल्डर्स को केडी, केई प्लस केडी। और फाइनली बहुत हुआ तो आपने बैलेंस शीट देखी, पता चला फाइनेंस 4 जगहों से उठाया, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स, तो 4 पार्टीज को रिटर्न देना है, 4 कॉस्ट आएंगी, इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना है केई, डेट वालों को रिटर्न देना है केडी, बैंक वालों को रिटर्न देना है केबी, प्रेफरेंस शेयर वालों को रिटर्न देना है केपी। वैक की क्वेश्चन केई, केडी, केबी, केपी 4 चीजों से मिलकर बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी। और अब पता है अगर आप वैक में सिक्योरिटी चाहते हो ना तो मुझे आपको ये सिखा देना है, हाउ टू फाइंड केई, केडी, केबी, केपी। मुझे आपको ये 4 चीजें सिखा देनी है, हाउ टू फाइंड केई, केडी, केबी एंड केपी। तुम सिर्फ अंदाजा लगाओ कि अगर तुम्हें ये चारों चीजें आ गई तो तुम कितने सिक्योर हो जाओगे। तुम सिर्फ अंदाजा लगाओ कि अगर तुम्हें ये चारों चीजें आ गई तो तुम कितने सिक्योर हो जाओगे। सर मैं कैसे सिक्योर हो जाऊंगा? बेटा आपसे सवाल ने वैक पूछना है, आपने फौरन वैक के लिए बैलेंस शीट देख ली। बेटा बैलेंस शीट देख के पता लगा कंपनी 2 जगहों से फाइनेंस्ड है, इक्विटी और डेट, तो अब 2 पार्टीज को रिटर्न देना है, 2 कॉस्ट आएंगी, इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न केई, डेट होल्डर्स को केडी। वैक की क्वेश्चन आएगी केई प्लस केडी, वो दोनों आती है, तुम्हें केई भी निकालना आता है, केडी भी आता है, निकालो, ऐड करो, आगे आंसर। अगर तुम्हें चारों चीजें निकालनी आ जाए ना, सिक्योरिटी चेक करो अपनी। तो मैं वैक मांगा, बैलेंस शीट देखी, पता चला कंपनी 3 जगह से फाइनेंस, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, 3 पार्टीज को रिटर्न देने, 3 कॉस्ट आएंगी, केई, केडी, केबी, इक्विटी होल्डर्स को केई, डेट होल्डर्स को केडी, बैंक वालों को केबी। वैक की क्वेश्चन केई, केडी, केबी होगी। बेटा वो तीनों आती हैं, अगर बस निकालो, प्लस करो, आ गया वैक। तो मैं ये चारों चीजें निकालनी आ चुकी हैं, लेट सपोज। बेटा तुमसे सवाल ने वैक मांगा, तुमने बैलेंस शीट देखी, पता चला कंपनी 4 जगहों से फाइनेंस है, इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा अब 4 पार्टीज को रिटर्न देना है, 4 कॉस्ट आनी, इक्विटी होल्डर्स को केई, डेट होल्डर्स को केडी, बैंक वालों को केबी, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को केपी। वैक की क्वेश्चन केई, केडी, केबी, केपी में मिलकर बनेगी। ये चारों आती हैं, बस निकालो, प्लस करो, आंसर आ जाएगा। तो हम अब जरा मूव करते हैं अपने टारगेट पे कि चारों चीजें आपको निकालना सिखा दिया जाए। सबसे पहले आपको सिखाते हैं हाउ टू फाइंड केपी। कुछ नोट्स बना रहा हूं, उसको कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं, कोई सवाल है पूछ लो।
अच्छा जी, अब मैं आपसे कह रहा था कि हमें जो बेसिकली चीज सीखनी है ना, वो आपको ये सिखा देनी है कि किसी तरीके से ना आपको केई, केडी, केबी और केपी सिखा दिया जाए। क्योंकि आप बस इमेजिन करें कि आपको केई, केडी, केबी और केपी निकालना अगर आता है ना, तो बेटा आप बड़ी एक सुकून वाली पोजीशन में होंगे कि आप बस बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट देख के आपको पता लगेगा कंपनी दो जगहों से फाइनेंस थी, इक्विटी डेट, तो आप कहेंगे मुझे दो लोगों को रिटर्न देना है, दो किस्म की कॉस्ट आनी है कि इक्विटी होल्डर्स पे केई, एक डेट होल्डर्स पे केडी, वह केई प्लस केडी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट देख के पता लगेगा कि कंपनी जो है ना वो तीन जगहों से फाइनेंस है, इक्विटी डेट बैंक लोन, तो अब तीन पार्टीज को रिटर्न देना है, तीन कॉस्ट आनी है, केई इक्विटी होल्डर्स को, केडी डेट होल्डर्स को, केबी बैंक वालों को, केई केडी केबी। मैक्सिमम देखा बैलेंस शीट देख के चार जगहों से फाइनेंस है कंपनी, चार कॉस्ट आनी है, केई केडी केबी केपी। बट अगर वो चारों आपको निकालनी आती हैं, आपने बस निकाली रखी, आंसर आ गया, तब हम आपको चार चीजें निकालना सिखा रहे हैं। सबसे पहले सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड केपी। बेटा केपी का मतलब क्या बताए? केपी होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हिच मींस रिटर्न पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिटर्न दिया गया ना, वो कॉस्ट है। ठीक है, आपको केपी निकालनी है। केपी निकालने का आसान सा फॉर्मूला है पीडी ओवर पी नॉट। पीडी स्टैंड करता है प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, पी नॉट स्टैंड करता है मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, केपी निकालने का फॉर्मूला है पीडी ओवर पी नॉट। पीडी स्टैंड करता है प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर और पी नॉट है करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, A limited as 8% preference shares at a par value of 1 and market price of 0.8, tax rate 30%, find KP. A limited as 8% preference shares at a par value of 1 and market price of 0.8, tax rate 30%, find KP. जैसी सवाल ने कहा ना केपी निकालो, तुमने कहा केपी का फॉर्मूला है पीडी ओवर पी नॉट। जैसी सवाल ने कहा ना केपी निकालो, तो सवाल ने कहा केपी का फॉर्मूला है पीडी ओवर पी नॉट। पीडी इज द प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर एंड पी नॉट इज द मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे ही कहा गया ना केपी निकालो, केपी का फॉर्मूला है पीडी ओवर पी नॉट। पीडी इज द प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, पी नॉट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 0.8 है, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 0.8 है। ठीक है, सही है जी, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गई 0.8। अच्छा, पीडी होता है प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, पीडी होता है प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। ये बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज क्या है? 8% प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज 8%। सर 8% किसका? बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा पार पे मिलता है, तो 8% है ना, किस पे? पार वैल्यू पे, 1 पे। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा पार पे होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 8% ऑफ पार वैल्यू 1.08 हो गया, मार्केट प्राइस 0.8 हो गई, 10% आ गया केपी। ठीक है जी, ये आपने पहली चीज निकाल ली केपी, पीडी ओवर पी नॉट। पी नॉट मार्केट प्राइस 0.8 है, प्रेफरेंस डिविडेंड 8% ऑफ 1.08 है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल खुद कर लें जरा।
अच्छा भैया, दूसरा सवाल मैंने आपको दिया था, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 8, बी लिमिटेड एज 9% प्रेफरेंस शेयर एट अ पार वैल्यू ऑफ 50। ठीक है, फाइंड केपी। जैसी क्वेश्चन आपसे केपी मांगा ना बेटा, केपी का आपने फॉर्मूला मालूम किया हुआ है, पीडी ओवर पी नॉट। पी नॉट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी है, दी हुई है 8 रुपए। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज क्या है, 9%। 9% किसका, पार वैल्यू का। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा पार पे होते हैं, 9% पार वैल्यू का 50 का। तो 9% ऑफ 50 कितना बना भाई, 4.5। 56.25%। कोई सवाल इन दोनों में पूछ लें, वरना फिर आगे कॉपी करें चीजें।
चलिए इन स्क्रीन्स को कॉपी कर लें, ये हमारे फिर लास्ट इशू आज का डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लास खत्म करते हैं आज की।
अच्छा जी, चलें तो अब हम जरा स्क्रीन को अपनी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी अभी तक डिस्कशन ये रही है कि केपी निकालना है तो हम पीडी ओवर पी नॉट करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर ओवर मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर। आपने कर लिया उसके सवाल। अच्छा, बहुत जरा दूसरी चीज पे, हाउ टू फाइंड केबी, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। वही बात, पहली बात, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन का मतलब क्या होता है? रिटर्न पेड टू बैंक। कॉस्ट ऑफ बैंक लोन का मतलब क्या होता है बेटा? रिटर्न पेड टू बैंक। इसकी कैलकुलेशन की नीड नहीं है आपको, ये हमेशा आपको सवालात में गिवन होगा। तो आप सोचो, आपकी दो चीजें हो गई, एक केपी आपको निकालना आ गया, पीडी ओवर पी नॉट, और एक आपको केबी आ गया, गिवन है। ठीक है, अब जरा मूव करते हैं तीसरी चीज, हाउ टू फाइंड केडी। केडी है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है? रिटर्न पेड टू डेट होल्डर्स। अब ये जरा थोड़ी लंबी चीज है अभी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालनी है, पीडी ओवर पी नॉट हो गई। कॉस्ट ऑफ बैंक लोन गिवन है। कॉस्ट ऑफ डेट केडी निकालनी है। बेटा ऐसी नहीं निकलेगी रिटर्न पेड टू डेट होल्डर्स। इसके पहले चेक करो सवाल में टाइप ऑफ डेट कौन सी दी हुई है। हो सकता है सवाल में इरेडीमेबल डेट दिया गया, हो सकता है रिडीमेबल डेट दिया गया, हो सकता है कन्वर्टेबल डेट दिया गया। सर इनमें फर्क क्या है? आई होप आपको पता हो, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। बेटा रिडीमेबल डेट क्या होता है? रिडीमेबल डेट वो होता है जिसका एक टाइम पीरियड सेट होता है कि 5 साल बाद खत्म हो जाएगा, 6 साल बाद खत्म हो जाएगा। इरेडीमेबल वो होता है जिसका कोई टाइम पीरियड सेट नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को रिडीमेबल इरेडीमेबल का फर्क पता होना चाहिए कि लेट सपोज अगर कोई डेट रिडीमेबल है तो वो 5-6 साल जो है या 7 साल जो है उसमें खत्म हो जाएगा, या 3 साल में खत्म हो जाएगा, टाइम पीरियड सेट होगा। इरिडीमेबल का कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, चलता रहेगा जब तक इंटरेस्ट देता रहेगा। और कन्वर्टेबल डेट ये होता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद ऑप्शन देता है शेयर्स में कन्वर्ट होने का। सही है ना? तो रिडीमेबल डेट का टाइम पीरियड सेट होता है, इरिडीमेबल का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, और कन्वर्टेबल डेट ये होता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ कि लेट सपोज क्वेश्चन ने आपको डेट दिया इरिडीमेबल। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि इरिडीमेबल डेट है? बेटा कोई टाइम पीरियड ही नहीं दिया होगा। जब कोई टाइम पीरियड ना दिया हो तो ऑब्वियसली जो डेट है वो कौन सा है? इरिडीमेबल। बेटा अगर डेट इरिडीमेबल होना तो उसकी कॉस्ट ऑफ डेट केडी इस फॉर्मूले से निकलेगी आई ओवर पी नॉट। आई इंटरेस्ट अमाउंट है, पी नॉट है मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। अगर डेट इरिडीमेबल हो, रिडीमेबल कन्वर्टेबल की अलग चीज है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो। अगर डेट इरिडीमेबल होना तो केडी निकलता है आई ओवर पी नॉट से। आई है इंटरेस्ट अमाउंट और पी नॉट है मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, A limited as 8% irredeemable debenture that are par value of 100, market price of debenture is 40, tax rate is 30%, find cost of debt। क्या क्वेश्चन ने आपसे कॉस्ट ऑफ डेट पूछी है? यस, कॉस्ट ऑफ डेट होती है केडी। केडी पूछा है क्वेश्चन ने आपसे, कॉस्ट ऑफ डेट केडी पूछा है। ऐसी जंप ना करो, पहले चेक करो डेट की कैटेगरी कौन सी है। तो डेट की कैटेगरी कौन सी है बेटा? इरिडीमेबल। डेट की कैटेगरी कौन सी है? इरिडीमेबल है ना, सवाल में लिखा हुआ है ना इरिडीमेबल है। आप केडी निकालो आई ओवर पी नॉट से। ऐसी जंप ना करो, पहले चेक करो डेट की कैटेगरी कौन सी दी हुई है। सवाल में डेट की कैटेगरी रिडीमेबल, आई ओवर पी नॉट। व्हाट इज पी नॉट? मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। कितनी है मार्केट प्राइस डिबेंचर की? 40। आई है इंटरेस्ट अमाउंट। कितने परसेंट डिबेंचर है? 8%। सर 8% किसका? मेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा पार पे जाता है 8 रुपए पे, 100 रुपए पे, सॉरी। 8% डिबेंचर है सर, किस पे? इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा पार पे जाता है। तो 8% ऑफ पार वैल्यू 100, 8 रुपए, ओवर मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 40 हो गया। ये बना केडी, कॉस्ट ऑफ डेट 20%। अच्छा ये तो था कॉस्ट ऑफ डेट। अगर सवाल का है ना आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, तो बस इस कॉस्ट ऑफ डेट को आफ्टर टैक्स कर देना है, 1 - टी लगा देना है। 20% है ना, 1 - टी टैक्स रेट 0.330% लगा दो, 14% बन जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता सवाल आपसे कॉस्ट ऑफ डेट पूछेगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पूछेगा। कॉस्ट ऑफ डेट पूछिए, अगर कैटेगरी देखो रिडीमेबल आई और पी नॉट, इंटरेस्ट 8% है, किसका भाई? पार का, 100 रुपए का, 8 रुपए, और मार्केट प्राइस है 40।
20% बना। कॉस्ट ऑफ डेट पूछा है, यहीं रुक जाओ। आफ्टर टैक्स पूछा है, बस 1 माइनस टी कर दो, 1 माइनस 0.3 कर दो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल कर लो जरा खुद से। जरा लास्ट एग्जांपल देख लें। बी लिमिटेड has 6% डिबेंचर दैट par value of 50, they are irredeemable and have a market price of 90, tax rate is 30%, find after tax cost of debt। अब आप देखें सवाल ने आपसे मांगी तो कॉस्ट ऑफ डेट ही है, केटी मांगी। भाई irredeemable है, आई ओवर पी नॉट। इंटरेस्ट 6%, 6% किसका? पार वैल्यू का, 50 का। तो अगर 6% ऑफ पार वैल्यू 50, 3 रुपए इंटरेस्ट बना। मार्केट प्राइस डिबेंचर की है 90, 3.33% बन गया केडी। कॉस्ट ऑफ डेट पूछिए, यही रुक जाओ बेटा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पूछिए ना, इसको 1 माइनस टी कर दो। टू 2.33% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गई। ठीक है जी, यहां हम अपनी बात को रोकते हैं और जरा कुछ क्विक रिकैप के साथ खत्म करते हैं बात को, और फिर जरा आपको क्लासेस और उसके शेड्यूल्स के हिसाब से हवाले से बता देता हूं मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये कि आपको मैंने आज की क्लास में स्टार्ट कराया वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस को। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस को। कंपनी फाइनेंस कहां कहां से रेस कर सकती है? तो हमने कहा कंपनी के पास फाइनेंस रेस करने के P4 में 4 ऑप्शंस हैं: इक्विटी, डेट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है,
इक्विटी का मतलब है कंपनी फाइनेंस रेस करे ऑर्डिनरी शेयर से, डेट का मतलब है बैंक लोन, लोन नोट से, बैंक लोन का मतलब है बैंक से, और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है प्रेफरेंस शेयर से। मैंने कहा किसी भी सोर्स से कंपनी पैसा रेस करे ना, कोई सोर्स कंपनी को फ्री में पैसा नहीं देगा, हर कोई चाहेगा कुछ ना कुछ रिटर्न दे, ठीक है। लेट सपोज कंपनी ने पैसा ऑर्डिनरी शेयर से रेस किया, मैंने एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिविडेंड मांगते हैं, हमारे लिए आउटफ्लो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अगर कंपनी ने पैसा डेट से लोन नोट से रेस किया तो बदले में लोन नोट वालों को भी कुछ ना कुछ देना है, इंटरेस्ट देने हमारे लिए आउटफ्लो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट। बैंक वालों को भी कुछ ना कुछ देने हमारे लिए आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। प्रेफरेंस शेयर वालों को भी कुछ ना कुछ देने हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे। केई केडी केबी केपी यानी कि कहीं से भी पैसा रेस करेंगे कॉस्ट बेयर करनी, ठीक है। तो मैंने कहा आप सबसे पहला काम ये करो कि वैक जब भी आपको निकालना हो ना, आप कंपनी की बैलेंस शीट देखो और बैलेंस शीट देख के आइडिया लगाओ कि पैसा उठाया कितनी जगहों से, ठीक है। बैलेंस शीट देख के पता लगता है पैसा आपने दो जगहों से उठाया, इक्विटी डेट बैंक लोन प्रेफरेंस शेयर्स। सो दो जगहों से उठाया इक्विटी डेट, तो अब दो पार्टीज को रिटर्न देना है, दो कॉस्ट आएंगी, एक इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न देना है, एक डेट होल्डर्स को केडी, वैक की इक्वेशन केई प्लस केडी हो जाएगी। पैसा तीन जगहों से उठाया, इक्विटी डेट बैंक लोन, तीन पार्टीज को रिटर्न देना है, तीन कॉस्ट आएंगी, केई केडी केबी, तीनों को मिला आंसर आ गया। पैसा चारों जगहों से उठाया, इक्विटी डेट बैंक लोन प्रेफरेंस शेयर, तो चार लोगों को रिटर्न देना है, चार कॉस्ट आएंगी, इक्विटी होल्डर्स को केई, डेट होल्डर्स को केडी, बैंक वालों को केबी, प्रेफरेंस वालों को केबी। मैंने कहा सुकून के लिए जरूरी है कि हम चारों चीजें निकालना सीख लें, ताकि क्वेश्चन बने अच्छा भाई दो चीजें, इक्विटी डेट, दो कॉस्ट आएंगी, केई केडी, वो दोनों आती है, निकाली रख लिया आंसर आ गया। चार चीजें चारों निकालनी आती है, रखा आंसर आ गया। सबसे पहले ऐसे कहा केपी कैसे निकलता है, पीडी ओवर पी नॉट, ठीक है। पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर है और पी नॉट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, आपने कर लिया ये, ठीक है। केबी हमेशा गिवन होगा, केडी पे ऐसे ही नहीं जाना, पहले कैटेगरी चेक करनी है, रिडीमेबल, इरेडीमेबल, कन्वर्टेबल, ठीक है। अब इरेडीमेबल है तो आपने कहा आई ओवर पी नॉट, इंटरेस्ट ओवर मार्केट प्राइस, आफ्टर टैक्स पूछे तो बस 1 माइनस टी कर दो, ठीक है। अच्छा क्लास आज यहाँ पे रोक रहे हैं, सही। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, व्हाट अबाउट द शेड्यूल। देखो मेरा इनिशियल प्लान है कि मैं ना सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 10 PM पाकिस्तान टाइम पे क्लास लो, ठीक है। अच्छा अभी ऑनलाइन क्लासेस में ना आपके लोकल स्टूडेंट्स भी होते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो एक बड़ा नामुमकिन सा काम है कि ये टाइम सबके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। बड़ा एक नामुमकिन सा काम है कि ये सबके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। इसीलिए आपको हर क्लास के एंड पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रिक्वेस्ट दी जाएगी कि अगर आप क्लास इन टाइमिंग्स पे ज्वाइन नहीं कर सकते या आपको लगता है कि यार मैं लेट हो गया हूँ या कोई और मसला है, तो आप फौरन से जो है वो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें। चारों क्लासेस मिस करके देखना चाहते हैं, एक क्लास मिस करके देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, हमारा इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। अच्छा ये जो 10 PM क्लास कंडक्ट होगी ना 12:30 बजे तक, 2-2.5 घंटे की जो भी क्लास होगी, अच्छा मैं इस टाइम पे ऑनलाइन बैठूंगा अवेलेबल, ठीक है। इस आपके स्लॉट में सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 10 से 12:30 आपका स्लॉट हो गया, ठीक है, आपका टाइम स्लॉट हो गया P4 का, इसमें मेरी अवेलेबिलिटी हर वक्त रहेगी, ठीक है। अच्छा मैं 80% लेक्चर्स जो है वो आपके सामने लाइव ही प्ले करूंगा, जैसे अभी हमारा लाइव सेशन हो रहा है ना लाइव, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ प्री रिकॉर्डेड नहीं है, हमारी प्रोडक्ट है लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड, ठीक है। कि यार हमें ना स्टूडेंट्स की क्वेरीज का भी इमीडिएटली जवाब देना है, जैसे अभी देखिए 2-3 लोगों ने मेरे से सवाल किए तो मैंने फौरन जो है उनको उसी वक्त रियल टाइम में जवाब दे दिया, ठीक है ना। 80% लेक्चर आपके लाइव ही होंगे इस तरह के, ठीक है। 20% लेक्चर्स जो है ना मैं प्री रिकॉर्डेड रन करूंगा, ठीक है। अच्छा प्री रिकॉर्डेड का ये मतलब नहीं है कि बस आपने जो है ना वो प्री रिकॉर्डेड प्ले कर लिए, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में उमूमन होता ही है कि 10 से 12:30 का जो स्लॉट है ना वो लेक्चर उसी में प्ले होगा, सही है, और मैं उस टाइम अवेलेबल बैठा रहूंगा, सही है, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो कुछ हो तो हम उसको इमीडिएटली एड्रेस कर सके, ठीक है। अच्छा ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस शॉर्ट पर्टिकुलर सेशन में बनाने इसलिए पड़ते हैं, मैं आपको उसकी वजह बता दूं। देखें यार सीधी सी बात है, आपको पता है कि कोर्स का ड्यूरेशन जो है ना उसको कंप्लीट करने के लिए आवर्स पूरे देने, लेकिन टाइम शॉर्ट है, सही है ना। तो हो सकता है मुझे वीक में जो है ना वो कभी कभार अपने टाइम के हिसाब से 5 से 6 क्लासें भी जो है वो देनी पड़े। अब मैं आपको बोलूँ यार रोज आप क्लास लेने बैठ जाओ तो आप बोलोगे यार ये जो रोज क्लास लेने हैं इसमें तो मैं बिल्कुल जो है वो परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे आपकी परेशानी से भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है, कि मुझे आपको रोज क्लास ना दे।
तो ये हो सकता है कि मैंने आपसे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे क्लास आपको दी, लाइव क्लास दे दी। अच्छा, वेडनेसडे थर्सडे मैं आपको नहीं बुला रहा, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को मैंने बैठ के ना लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, ताकि ये कि मैं भी बिजी ना हो जाऊं जब मेरी क्लासेस जुलाई वगैरह में स्टार्ट हो और फिर मुझे आपके कोर्स को टाइम देने में प्रॉब्लम। मैं वेडनेसडे थर्सडे 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए। अब वो मेरी मर्जी, आगे के करूं पीछे के करूं, मेरी मर्जी, ठीक है। और आपको मैंने प्ले वो 10 से 12:30 में बैठा इसी तरह जैसे भी मैं बैठा हूं, और मैंने वो लेक्चर्स प्ले कर दिए। असल में सिर्फ और सिर्फ प्री रिकॉर्डेड में एक डाउट होता है बच्चे को कि यार मेरी सर तो क्लास में अपनी पढ़ा रहे होंगे और मेरी क्वेरी हो तो मेरी कौन एड्रेस करेगा, सर तो ड्राइविंग कर रहे होंगे तो मेरी क्वेरी कौन एड्रेस करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो प्ले होगा वो भी 10 से 12:30 के स्लॉट में ही प्ले होगा। मैं उसमें एक्टिव बैठा रहूंगा इसी तरह जिस तरह मैं बैठा हूं, ताकि आपकी क्लास को जो है और क्वेरीज को मैं इमीडिएटली एड्रेस कर लूं। ठीक है जी। तो आज हम अपनी ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेरी वगैरह पूछ ले। हमारी अब मुलाकात अपने टाइम टेबल शेड्यूलिंग के हिसाब से कल है, तो कल हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 10 बजे रात में। ठीक है जी, थैंक यू।